हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम बाल विकास के वन लाइन क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, जो छात्र शिक्षक वर्ग 3 की प्रिपेयर कर रहे हैं, एमपी शिक्षक वर्ग 3 की, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही मोस्ट है और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो पूरी ज़रूर देखें। और अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी पर क्लिक करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुंचे। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था। जीन पियाजे ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया। देखिए, इसमें अंतर है। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया, यहाँ पर क्या आ रहा है, संज्ञानात्मक सिद्धांत खाली है ना, तो जीन पियाजे ने दिया है। बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो ये गोलमेन ने दिया है। ठीक है, यह ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया। तो बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया है, आइजैक ने दिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है, समस्या कौन सी होती है। किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है, यौन संबंधी समस्या होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, तो दोस्तों किशोर अवस्था के बाद व्यक्ति क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है। शिक्षण की विभिन्न विधियों के लिए विधियों की प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है, कौन सी है, तो बाल्यावस्था है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ आदि जैसी प्रबल भावना बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक है। तो मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाओं की बालक की किस विकास की अवस्था की सूचक रहती हैं, तो किशोर अवस्था की सूचक रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है। निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, ये निरंतरता का सिद्धांत है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। किस सिद्धांत का यह सिद्धांत है, संबंधित है, तो निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, मानव व्यवहार का एक विज्ञान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है। विकास प्राणी में क्या प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है, यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका, ड्रेवर का है। अगला क्वेश्चन है, सीखने का सिद्धांत किसने दिया। सीखने का सिद्धांत किसने दिया था, थांडाइक ने दिया था। इसके सिद्धांत बताए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ठीक है, तो यह सीखने का सिद्धांत किसका है, थांडाइक का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खेल पद्धति के जनक कौन है। तो खेल पद्धति के जनक दोस्तों किलपैट्रिक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक है। ह्यूरिस्टिक पद्धति कौन है, आर्मस्ट्रांग है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है, तो जॉन डेवी है प्रोजेक्ट पद्धति के जनक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई मानव दांत कितने होते हैं। देखिए दोस्तों, अस्थाई मानव दांत होते हैं जो 20 होते हैं, जो 7-8 साल की उम्र के बाद पढ़ने के बाद अस्थाई दांत आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। देखिए, शिशु के भी मस्तिष्क का वजन होता है 350 ग्राम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1400 ग्राम होता है। ठीक है। और जो महिला रहती हैं तो उनके 350 ग्राम रहता है। ठीक है, 50 ग्राम रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने जेनेवा में किसकी स्थापना की। तो जीन पियाजे ने जेनेवा में किसकी स्थापना की थी, लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की, जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए। ठीक है, इसको ध्यान रखना मोस्ट है। लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की, जिसमें उन्होंने कई मनोवैज्ञानिक प्रयोग का अध्ययन किया, प्रयोग किए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चिल्ड्रन है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है। यह पुस्तक कब लिखी गई थी? तो 1923 में यह पुस्तक लिखी गई थी। जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चिल्ड्रन। पुस्तक कब लिखी गई थी? 1923 में लिखी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्था बताई? तो चलिए इसकी कितनी अवस्था बताई है? इसकी 4 अवस्था बताई है। देखिए तो विकास की कितनी अवस्था बताई है जीन पियाजे ने? 4 अवस्था बताई। नंबर 1 है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की 4 अवस्था बताई। नंबर 1 है संवेदी गत्यात्मक अवस्था, यह जन्म से 2 वर्ष तक रहती है। संवेदी गत्यात्मक अवस्था, जिसमें क्या है, बालक रोता रहता है। ठीक है। जाति पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष की अवस्था रहती है। जाति ठोस मूल संक्रियात्मक अवस्था, ठोस मूल संक्रियात्मक अवस्था मतलब जो भी बच्चा कोई चीज़ देखता है उसके लिए मांगता है, खिलौना देख लेता है, खिलौने के लिए रोता है। तो जो मूर्त मतलब जिस चीज़ को देखता है उसी के लिए बालक क्रिया करता है, तो उसको कहते हैं मूल संक्रियात्मक अवस्था। कब तक रहती है? यह रहती है 7 से 11 वर्ष तक। फिर रहती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये रहती है 11 से 18 वर्ष तक। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था रहती है जिसमें बच्चा स्वप्न सपने देखने लेता है, सोचने समझने की क्षमता विकसित हो जाती है। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, 4 अवस्थाएं इनको याद कर लीजिए। संवेदी गत्यात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कब से कब तक का है? तो ये भी आप जरूर ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसके द्वारा की गई है? जीन पियाजे के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, विचार किसके द्वारा दिया गया? निरंतरता के सिद्धांत के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता को मानना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो देखिए धैर्य और दृढ़ता रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा देरी से सीखते हैं, कोई जल्दी भी सीखता है, तो उनको गुस्सा ना दिखाएं, धैर्य रखें। और फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो देखिए किस में समझने लगता है? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में उत्तर बाल्यावस्था में बालक वस्तु में अंतर समझने लगता है, भौतिक वस्तु। ठीक है। द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? तो 100 शब्द हो जाते हैं। ठीक है। 26वां क्वेश्चन है, श्रम एवं गर्भ जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? श्रम एवं गर्भ जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है, मैकगूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से? तो ये कौन संवेग से? मैकगूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति और जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से? तो आश्चर्य के संबंध। ठीक है। आश्चर्य संवेग से। अगला क्वेश्चन है, 27वां क्वेश्चन है, बाल्यावस्था अवस्था होती है कब तक रहती है? 12 वर्ष तक रहती है। ठीक है। बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? स्नायुमंडल। अगला क्वेश्चन है, विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है। विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है तो 4 से 7 वर्ष तक मानी गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया था? ये स्टर्नबर्ग ने दिया है। इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 है विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि और संयोगात्मक बुद्धि। ठीक है। ये 3 भागों में उन्होंने बुद्धि को बांटा था, विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि और सृजनात्मक बुद्धि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? तो देखिए जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। अगर बुद्धिमान है तो जैसा वातावरण होगा उसके साथ समायोजन कर लेगा, अनुकूलन कर लेगा, रहना लग जाएगा।
ठीक है, यह जीन प्याजे के अनुसार बुद्धि की परिभाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के प्रकार क्या है? अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों से मिलकर बनी होती है। नंबर 1 ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। कौन कौन से हैं? चार शब्द कौन कौन से हैं? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये अल्फ्रेड बिने के अनुसार हो गया। अगला क्वेश्चन है, ट्रमन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो ट्रमन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। तो ट्रमन ने क्या परिभाषा दी है कि बुद्धि अमूर्त विचार, अमूर्त विचार मतलब जैसे कोई भी परिकल्पना करे, कोई भी कल्पना करे, ठीक है, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की क्या है? योग्यता है, वही बुद्धि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्टर्न के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो देखिए स्टर्न के अनुसार क्या बुद्धि परिभाषा है। स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। बात वही है। तो ये हो गया, क्या करता है बुद्धि? सामान्य योग्यता। बुद्धि एक सामान्य योग्यता जिसके साथ व्यक्ति नई परिस्थिति आती है, नई समस्या आती है, उसके साथ क्या समायोजन, उसको हल निकालने की क्या योग्यता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बकिंघम के अनुसार बुद्धि क्या परिभाषा है? बकिंघम के अनुसार बुद्धि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। तो बकिंघम जी महाराज ने क्या कहा था कि बकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही क्या बुद्धि है। बैचलर महोदय के अनुसार, अगला क्वेश्चन है, बैचलर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो बैचलर के अनुसार बुद्धि क्या परिभाषा है? बैचलर के अनुसार बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता है। ठीक है, बैचलर के अनुसार बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण से समायोजन करने की सामूहिक योग्यता है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, सामान्य बुद्धि कितने प्रकार की होती है? सामान्य बुद्धि 3 प्रकार की होती है। कौन सी? अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। देखिए जो अब मैं बताता हूँ, अमूर्त बुद्धि जो होती है किसमें होती है? तो अमूर्त बुद्धि रहती है इंजीनियर, इंजीनियर में रहती है, ठीक है, चित्रकार में रहती है। ठीक है, जो मूर्त बुद्धि रहती है, मूर्त बुद्धि, इसको हम यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। जैसे कि किसी चीज को देख करके हम बनाए कोई चीज, तो इसको मूर्त बुद्धि में कहते हैं। मूर्ति को देख करके हम पूजा करते हैं तो मूर्त बुद्धि में आता है। जो अमूर्त बुद्धि रहती है वो अगम, जिसका कोई रूप आकार नहीं रहता है, निराकार की पूजा करते हैं तो वो अमूर्त बुद्धि में आता है। ये रहती है समाज। एक तीसरी रहती है सामाजिक बुद्धि। ये सामाजिक बुद्धि जो रहती है, जो राजनेताओं में, ठेकेदारों में सबसे अच्छी बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, तो ये बुद्धि के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहते हैं? तो यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहते हैं? मूर्त बुद्धि को ही कहते हैं। देखिए ऊपर भी आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 41वां क्वेश्चन है। चलिए क्या है 41 क्वेश्चन है, बाल अपराध बनने के कारण क्या क्या है? तो बाल अपराध बनने के कारण क्या क्या है? तो देखिए बालक अपराधी प्रवृत्ति का क्यों हो जाता है? तो इसके पूरे कारण लगे हैं इसमें। देखिए आनुवंशिकता के कारण। नंबर 2 है व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति न होना। शारीरिक दोष, ऐसे बालक हीन भावना से ग्रसित होने के कारण अपराधी बन जाते हैं। नंबर 4 है घर का वातावरण अशांत होना, कुसंगति के कारण दादा दादी का अधिक लाड़ प्यार, स्तरहीन मनोरंजन, माता पिता का गरीब होना, पक्षपातपूर्ण व्यवहार और माता पिता का तलाक। तो चलिए दोस्तों इसको एक बार और बताता हूँ मैं। देखिए क्या है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता क्या रहती है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में माता पिता के जो गुण हस्तांतरण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। अगला है व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति का होना। देखिए व्यक्तिगत आवश्यकता की मतलब कोई बच्चा किताब चाहिए या कोई और भी चीज़ की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति न होने तो बालक क्या अपराधी प्रवृत्ति का हो जाएगा। उसको चोरी डकैती जैसी करने की उसके मन में ख्याल जरूर आएंगे अगर उसकी आवश्यकता की पूर्ति न होगी। नंबर 3 है शारीरिक दोष। ऐसे बालक हीन भावना से ग्रस्त होने के कारण
क्या अपराधी बन जाते हैं। शारीरिक दोष जैसे कि अपंग है, कोई उसको चिढ़ा रहा है, तो ऐसे बालक उनकी हीन भावना उसको मतलब बार बार प्रताड़ित कर रहे हैं, यार तुम तो लंगड़े हो या दूसरे इस प्रकार, तो ऐसे बालक क्या रहते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के बन जाते हैं। फोर्थ है घर का वातावरण अशांत होना। घर का वातावरण जैसे बच्चा बच्ची के सामने घर का मतलब माँ मम्मी पापा दोनों लड़ाई हो रही है, घर का बाहर शराब जुगाड़ी शराब ही इस तरह का है, तो इससे ही बच्चे का दिमाग में बहुत असर पड़ता है और वो अपराधी बनने की पूरी असर है। कुसंगति, कुसंगति का है कि जैसी दोस्ती जैसे लोगों के साथ रहेगा उस पर ऐसे ही असर आएगा, इससे ही बाल अपराध होने का पूरे पूरे वो है। फिर कुसंगति का जैसे दोस्तों के साथ संगति करेगा, कोई बच्चा अच्छे घर से आ रहा है, कोई बच्चा खराब माहौल से आ रहा है, असंतुलित वातावरण से आ रहा है, तो कुसंगति एक तरीका से दोस्ती ही रहती है, जैसे दोस्तों के साथ उठना बैठना होगा इंसान वैसे ही उसमें आचार विचार आते हैं। अगला है दादा दादी का अधिक लाड़ प्यार। अगर दादा दादी का अधिक लाड़ प्यार है तो वो स्कूल नहीं जाएगा, जैसे तमाम चीज़ करेगा, तो ये भी चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। सातवां है स्तरहीन मनोरंजन, तो ये मनोरंजन भी बहुत बेकार है। माता पिता गरीब होना, माता पिता गरीब होना ये भी बच्चे के लिए अपराध प्रवृत्ति का होने के पूरे पूरे कारण है, क्योंकि अगर माता पिता गरीब हैं तो बच्चों को ना तो अच्छे से कपड़े पहना पाएंगे, नहीं अच्छे से खाना खिला पाएंगे और स्कूल भी अच्छे नहीं भेज पाएंगे, इसका भी ये कारण है। पक्षपातपूर्ण व्यवहार, अगर किसी बालक को एक को तो अच्छा पढ़ा रहे हैं, एक से कह रहे हैं एक तो समझ नहीं आएगा ऐसे, उससे पक्षपातपूर्ण व्यवहार करेंगे, तो ये भी एक कारण हो सकता है। 10वां है माता पिता का तलाक होना। अगर माता पिता का तलाक हो जाएगा तो बच्चे की जिम्मेदारी किस पे है, तो ये भी एक कारण रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 42वां क्वेश्चन है बाल अपराधियों के उपचार क्या क्या हैं। बाल अपराधियों के उपचार कौन कौन से हैं। मनोवैज्ञानिक विधि है, समाजशास्त्री विधि है और वैधानिक विधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है समस्याग्रस्त बालक कौन कौन से हैं। समस्याग्रस्त बालक कौन कौन से हैं, चलिए मैं बताता हूँ कौन कौन से हैं। वे बालक जिनके व्यवहार में ऐसी कोई असामान्य बात होती है, वे बालक जिनके व्यवहार में कोई ऐसी असामान्य बात होती है जिनके कारण वे समस्याग्रस्त बालक बन जाते हैं। जिनके कारण क्या वे समस्याग्रस्त बालक बन जाते हैं। कच्चा में देर से आना, ये समस्याग्रस्त बालक है, ठीक है। स्कूल से भाग जाना, अधिक कक्षा में अधिक बातें करना, अधिक क्रियाशील होना, गृह कार्य करके ना लाना, कक्षा में पढ़ाई में ध्यान न लगाना, तो इस तरह के बालक रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। समस्याग्रस्त बालक की समस्या अधिक समस्याग्रस्त बालक की समस्या शिक्षक द्वारा कैसे दूर की जानी चाहिए। तो देखिए कैसे दूर किया जाना चाहिए। समस्याग्रस्त जो बालक है उसकी समस्याओं का निदान शिक्षक कैसे करे, तो शिक्षक को चाहिए कि ऐसे बालक को अलग अलग बैठाए और सबसे आगे बैठाए, ठीक है। ये एक बिंदु है। क्या करना चाहिए, शिक्षक को अलग अलग बैठाएं और आगे बैठाएं, ठीक है। दूसरा बिंदु है शिक्षक को स्वयं बालक की समस्याओं को कारणों का पता लगाना चाहिए और दूर करना चाहिए। शिक्षक का यह कर्तव्य है कि बालक किस चीज़ से परेशान है, क्यों समस्याग्रस्त हो रहा है, तो उसके कारणों का स्वयं पता लगाना चाहिए। अगला है शिक्षक को ऐसे बालक के घर जाकर उनकी समस्या का पता लगाना चाहिए, ठीक है। अगर कोई बालक समस्याग्रस्त है तो उनके क्या घर पर जाकर के उनकी समस्या का पता लगाना चाहिए और निदान भी करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के चार तत्व बताए हैं। गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के चार तत्व बताए, कौन कौन से हैं। देखिए सृजनशील क्या होता है, सृजनशील मतलब होता है किसी चीज़ को जानना एक तरीके से, तो लोचशीलता, मौलिकता, अपसारीशीलता और केंद्राभिमुख, ठीक है। सृजन करना, किसी को जानना, तो ये चार तत्व कौन कौन से बताए उन्होंने, लोचशीलता, मौलिकता, अपसारीशीलता और केंद्राभिमुख, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन है वैज्ञानिक गुण ने सृजनशीलता के कितने तत्व बताए हैं। तो देखिए वैज्ञानिक गुण ने सृजनशीलता के कितने गुण बताए हैं, कितने तत्व बताए हैं। तो वैज्ञानिक गुण ने सृजनशीलता के 5 तत्व बताए हैं, कौन कौन से, मौलिकता,
अनुकूलता, विचारात्मकता, विचारों का सहचर्य और लोचशील और विविधता। तो ये तत्व बताएं 5, ठीक है, वैज्ञानिक गोल ने। अगला क्वेश्चन है सहनशीलता के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो सहनशीलता के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? मौलिकता, नवीनता, लोचशीलता और विस्तारण करने की क्षमता और विभिन्नता है। तो सहनशीलता के प्रमुख बिंदु इसमें भी दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन है सहनशील बालक की विशेषता क्या क्या है। तो सहनशील बालक की विशेषता क्या क्या है? सहनशील बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। जिज्ञासु मतलब किसी चीज को जानने के बहुत उत्सुक होते हैं, ठीक है। अगला है सहनशील बालक में उच्च महत्वाकांक्षा वाले होते हैं। सहनशीलता उच्च महत्वाकांक्षा होती है, ठीक है। अगला है सहनशील बालक के विचार व्यापक होते हैं, क्योंकि इनके विचार बहुत लंबे चौड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। अगला है सहनशील बालक में संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है। सहनशील बालक किसी चीज को भी बहुत ही संवेदनशीलता से करते हैं, ठीक है। पांचवा है सहनशील बालक में एकाग्रता पाई जाती है। सहनशील जो बालक रहते हैं, मेहनती जो बालक रहते हैं, वो क्या करते हैं, इनमें एकाग्रता, किसी चीज पर ध्यान एकाग्रित कर सकने की बहुत जबरदस्त शक्ति होती है, ठीक है। अगला है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये किसने कहा था? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी किसने कहा था? अरस्तु जी ने कहा है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो यह है बालक के समाजीकरण की पहली पाठशाला कौन सी होती है। तो बालक की जो समाजीकरण की जो पहली पाठशाला होती है, क्या कहाँ से शुरू होती है? पहली होती है घर एवं परिवार से। बालक की समाजीकरण की पाठशाला कहाँ से शुरू होती है? पहली घर एवं परिवार से, दूसरी होती है खेल का मैदान से, ठीक है, तीसरी होती है स्कूल से। तो चलिए दोस्तों, आज का ये टॉपिक है, इन तक समाप्त करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर क्लिक करें, क्योंकि सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू, धन्यवाद।